हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंडियन पॉलिटी का पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी 3 पार्ट पॉलिटी के अपलोड हो चुके हैं, आपको यहाँ पे आई बटन दिखेगा, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि मैं जो इस पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था, क्या क्या उसके प्रोविजन है, कितने आर्टिकल हैं, तो वो मैं लाइन वाइज जो है सीक्वेंस में जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप इसका सही फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो पार्ट वाइज ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम लेंगे हम डाउट सेशन। लास्ट वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट आया था कि जसविंदर कुमार का कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो भाई आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो अब तक भाई 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे संविधान के अंदर। लास्ट वाले 4 में डिस्कस कर लेता हूं। जीएसटी आया था 101 में से, 102 से आया था एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकग्राउंड क्लासेस। 103वें से मिला था हमें कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है हमारे समाज के उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा जॉब में। और 104 तो अभी हुआ था हाल ही में कि एससी और एसटी के लिए जो लोकसभा सीट में और स्टेट असेंबलीज में जो रिजर्वेशन है उसको 70 साल से 80 साल किया गया। 70 से 80 का मतलब क्या है कि भाई हर 10वें साल जो है इनको दोबारा से जो है स्टार्ट करना पड़ता है। एक तरह से मतलब कह लीजिए अगर इसको दोबारा से इनिशिएट ना करते तो अब जो थी रिजर्वेशन वो खत्म हो जाती, लेकिन 10 साल के लिए इनको फिर से बढ़ा दिया गया है। क्योंकि स्टार्टिंग में भी ये 10 साल के लिए हुई थी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपने फ़ायदे के हिसाब से उसको मॉडिफाई करती रहती हैं, बढ़ाती रहती हैं। और साथ में इसमें ये भी एक चीज़ हुई है ऐड कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो 2 सीट होती थी हमारी लोकसभा के अंदर और एक सीट स्टेट असेंबलीज के अंदर होती थी, वो भी अब रिमूव कर दी गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 104वां। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर होगा। और इनकेस आपको भी कोई डाउट है वही तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर क्वेश्चन डाउट्स के ज़्यादा होते हैं तो मैं इनके ऊपर अलग से वीडियो बनाना भी शुरू कर दूंगा, वो नंबर ऑफ डाउट्स पे डिपेंड करता है। तो आज का वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन दिए हैं कैन नॉट बी सस्पेंडेड, कैन बी सस्पेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मे बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेजिडेंट, मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो इमरजेंसी के दौरान भाई सस्पेंड किया जा सकता है उनको। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 20 और 21 है, क्या क्या है वो भी डिस्कस होगा 20 और 21 में। लेकिन पहले हम क्वेश्चन के मुताबिक चलें तो इनको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड कभी भी नहीं होंगे, चाहे इमरजेंसी केसेस भी हो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके अंदर आता है राइट टू लाइफ कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है राइट ऑफ इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड, ठीक है। लेकिन जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ये सस्पेंड नहीं हो सकती। उसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। डेडिकेटेड अपलोड ट्यूसडे फ्राइडे को है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको इसके नीचे ही मिलेगी, यानी कि टेलीग्राम के लिंक के अंदर ही आपको मिलेगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स, यानी कि किस आर्टिकल के तहत जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये किए गए हैं आर्टिकल 12 से 35 से। 12 से 35 के बीच जो है हमारे फंडामेंटल राइट लिखे हुए हैं। और हमारे फंडामेंटल राइट हैं भैया 6। हालांकि अगर इनिशियली बात करूँ, इनिशियली हमारे जो थे 7 थे फंडामेंटल राइट, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी इसको बाद में फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया 44वें अमेंडमेंट, जो कि 1978 के अंदर हुआ था। अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि जो 6 फंडामेंटल राइट हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल नंबर 14 टू 18 के अंदर आता है। ये नोट डाउन करते रहो साथ में भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम जो 90 टू 22 दिए हुए हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि आप कोई भी अपनी मर्जी से धर्म अपना सकते हैं, ये 25 से 28 में आएगा। कल्चरल और एजुकेशनल राइट 29 से 30 में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 टू 35 में। 31 के बारे में भी वही राइट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में था, लेकिन अब वो फंडामेंटल राइट से हटा ही दिया गया, तो इसके लिए मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये लिख लो भाई, अगर लिख नहीं रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आगे क्वेश्चन जो है इससे हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद है राइट टू इक्वालिटी इज गिवन बाय, 4 ऑप्शन दिए हैं आर्टिकल 13, 14, 15, 16। अगर मैं पिछले क्वेश्चन पे आऊँ तो हम देख सकते हैं कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो 14 टू 18 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए एक बार देख लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 14 क्या करता है भाई। आर्टिकल 14 गारंटी करता है
कि जो भी पीपल हमारे शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉ, यानी कि हमारे कंट्री के लॉ के हिसाब से उन सबको इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा, यानी कि एक ही तरह से देखा जाएगा। 15 आर्टिकल 15 के ऊपर आपने भाई मूवी भी देखी होगी, उससे भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि आर्टिकल 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन करने से बचाता है कि किसी भी नागरिक के साथ भारत के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किस बेस पे? रिलीजन के बेस पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, और बर्थ ऑफ प्लेस, यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म, जहाँ पे उसका जन्म स्थान है उसके अधिकार पे इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 16। ये होगा कि इसके अंदर स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के मैटर के ऊपर सब लोगों के, यानी कि किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 17 क्या करता है भाई? छुआछूत, यानी कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म करता है। और 18 करता है कि एबोलिशमेंट ऑफ टाइटल, यानी कि किसी को भी अब टाइटल नहीं दिया जाएगा, यानी कि किसी नाम की उपाधि नहीं दी जाएगी। तो आंसर हो गया 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ग्रांटेड बाय 4 आर्टिकल। अब ये भी एक बार हम पिछले उसकी तरफ हो जाते हैं भाई। राइट टू इक्वालिटी हमें किससे पता लग रहा है भाई? 19 to 22, सेकंड नंबर। तो हम अगले क्वेश्चन में इजीली देख पाएंगे कि आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अब डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम 19 को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर भाई 6 फंडामेंटल फ्रीडम है हमारी। जो 6 फंडामेंटल फ्रीडम है वो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने की आज़ादी है। आपको पता ही है हमारे देश में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसलिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है भाई। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी कि हम एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं कि आप लोग क्या है उनको आर्म्स लेकर वहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, या फिर किसी ऑफिशियल को घेर नहीं सकते हैं एक तरह से। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, जैसे यूनियन बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कहीं भी देश के अंदर जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, आप कहीं भी बस सकते हैं। हालांकि पहले क्या था कि 370 के तहत आप लोग जो है जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बस सकते थे, लेकिन अब तो 370 भी हट चुका है। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, यानी कि आपको प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन के लिए भी आपको फ्रीडम है। अगर आर्टिकल 20 की बात करूँ तो ये आपको प्रोटेक्शन दिलाता है कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि जो आपने ऑफेंस किए हैं, क्रिमिनल ऑफेंस किए हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो कन्विक्शन मिलती है तो उसके रिगार्डिंग होता है। ये भी डिटेल में डिस्कस करूंगा भाई, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 21 क्या करता है भाई? राइट टू लाइफ देता है, यानी कि पर्सनल लिबर्टी और राइट टू डाई विद डिग्निटी, यानी कि पैसिव एंथुएंसिया। इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम जो है आर्टिकल 20 के बारे में देखेंगे, 21 का हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई। उसके बाद आर्टिकल 21A, आपको पता ही है कि फ्री एजुकेशन कर दी है किस एज से? 6 से 14 एज तक की, यानी कि ये स्टेट के लिए कंपलसरी है। उसके बाद है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन, यानी कि इसके बारे में क्या होता है कि जब हम अरेस्ट किए जाते हैं या फिर डिटेन किए जाते हैं तो उसके बारे में हमें ये बचाता है। और अगर मैं आर्टिकल नंबर 1 की बात करूँ 19(1) की, तो RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी हमारे 2005 के अंदर अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा गया था। तो ये है आर्टिकल नंबर 19 to 22 फ्रीडम, यानी कि राइट टू फ्रीडम जो है उसके बारे में, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लोटेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि आर्टिकल नंबर 23 और 24 जो है ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है, यानी कि कोई आपके ऊपर जो है आपके फंडामेंटल राइट का एक्सप्लोटेशन नहीं कर सकता, हनन नहीं कर सकता। अब आर्टिकल नंबर 23 क्या करता है भाई? प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, यानी कि जो ट्रैफिकिंग होती है ना भाई, बच्चों को उठा के ले जाते हैं, या फिर उनसे बाद में भीख मंगाई जाती है, या फिर उनसे स्लेवरी का काम लिया जाता है, या फिर उनसे एक तरह से पोर्नोग्राफी का काम लिया जाता है, तो इन सब चीज़ों को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल नंबर 23। और फोर्स लेबर, जिसको हम बंधुआ मजदूरी बोलते हैं। और आर्टिकल 24 क्या करता है भाई? चिल्ड्रन जो भी हमारे 14 से कम हैं उनको ऐसी जगह पे काम नहीं करने दिया जाएगा, फैक्ट्री या माइंस में, जहाँ पर उनकी हेल्थ के ऊपर फ़र्क पड़ता है, यानी कि उनकी हेल्थ के ऊपर खतरा है वहाँ पे। तो आर्टिकल नंबर 24 से हम लोग इसको टिक कर देंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप मैं थोड़ा जल्दी तो बता रहा हूँ भाई, लेकिन इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, आप लोग ईजिली चाहें तो उसको रिवाइंड करके भी स्लो स्पीड में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस बट इट इज़ इंक्लूडेड इन, क्योंकि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है भाई उसमें जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो इसके बारे में कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की
गाइडलाइन थी, उसके मुताबिक आर्टिकल नंबर, आपको पता ही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19 के अंदर, 1 के क्लोज ए के अंदर जोड़ा गया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, बट इट इज़ इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 विच प्रोवाइड राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो भी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आती है आर्टिकल नंबर 19 के क्लोज 1 के ए के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयरिंग ऑफ कृपान बाय सिख इज डीम्ड एज ए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपने देखा होगा अभी सिख जो हैं अपने साथ में कृपान लेके चलते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली है या नहीं है? तो भाई ये बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें जिस भी धर्म के हैं उस धर्म की जो भी बातें हैं, इंस्ट्रक्शन है, वो फॉलो करने के लिए हमें फ्रीडम देता है। तो ये भी सिख धर्म के अंदर जो है कृपान जो है एक तरह से उनके इंस्ट्रक्शन है कि इनको ये भी धारण करनी है। तो ये आता है हमारा आर्टिकल नंबर 25 हमें अलाउ करता है। और इन चीज़ का भाई एक तरह से देखा जाए ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी आदमी को धर्म अपनाने की फ्रीडम है, वो इसलिए है क्योंकि हमारा देश जो है सेकुलरिज्म पे भरोसा करता है। सेकुलरिज्म इन इंडिया को ये जो है एक तरह से सस्टेन करता है। और दूसरी बात ये भी करता है कि जितने भी रिलीजन हैं वो स्टेट के सामने हैं। यहाँ पे स्टेट का मतलब भाई भारत है, स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, यहाँ पर भारत आप देख सकते हैं इसको। और नो रिलीजन शैल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द अदर, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। और ये आर्टिकल नंबर 25 जो है हमें अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार देता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि आर्टिकल 301 रिलेट करता है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। तो भाई पहली बात तो ये कि जो आर्टिकल नंबर 301 है वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स के बारे में है, प्रॉपर्टी के बारे में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा गलत, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी तो होगा गलत। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सेकंड कि राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट बट नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल सही हो गया। अब है ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्टिकल 300A वॉज इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय अमेंडमेंट 44 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। तो इसमें देखने वाली बात ये तो बिल्कुल सही लिखा है कि भाई कि 300A जो है इंसर्ट किया गया था। उसमें क्या लिखा था कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। दस इफ लेजिस्लेटर मेक्स ए लॉ, यानी कि इसका मतलब क्या है कि किसी भी को भी किसी की प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा स्टेट के द्वारा। लेकिन अगर स्टेट ऐसा कोई लॉ बनाता है, जैसे मान लीजिए कहीं हाईवे बनाना भाई, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, जो खेत है उसकी ज़मीन पड़ रही है, तो उस केस में क्या होगा, उसको डिप्राइव किया जाएगा उस पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से। बट साथ में क्या होगा भाई, वहाँ पर उसको जो है कंपनसेशन भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उस पर्टिकुलर जगह के फार्मर को, यानी कि जो उस लैंड का ओनर होगा उसको एक कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो ये अमेंडमेंट हुआ था कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान नहीं हुआ था, ये उस टाइम पे जनता पार्टी गवर्नमेंट थी, उसने ये ऐड किया था। तो इस हिसाब से हम ये कंक्लूजन पे उतरते हैं कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही ठीक है। तो यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट इज, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो गाइड हैं, गार्डियन हैं, वो है भाई जुडिशरी। जब भी हमें लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो हम आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट इज आवर जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही रेयरली मतलब कि हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है भाई, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये कि विच आर्टिकल वॉज टर्म्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो आंसर होगा भाई आर्टिकल नंबर 32, क्योंकि इसको जो है हार्ट एंड सोल भी कहा गया है। लेकिन इसमें देखने वाली चीज़ ये है, जैसे मैंने बताया था कि आर्टिकल 32 और 226 इसके तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे एक्सप्लोइटेशन हो रहा है फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स का। अब इसमें बात देखने वाली ये भी है भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेम्बल को भी, जो हमारा प्रियम्बल है उसको भी हार्ट एंड सोल ऑफ बोला गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है, अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाए डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम लेकर, उस समय पर तो आर्टिकल नंबर 32 लिखना है। अगर इनकेस BR अम्बेडकर का नाम नहीं लिया गया है तो उस समय पर अगर ऑप्शन में आर्टिकल 32 की जगह प्रेम्बल लिखा हुआ तो हमको उस टाइम पे प्रेम्बल पर आंसर लगाना है, क्योंकि हार्ट एंड सोल जो है प्रेम्बल को ही बोला गया है। लेकिन अगर पर्टिकुलर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात की जाए, उन्होंने 32 को बोला था,
यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको भाई। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशू बाय अ हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि नागरिक की लिबर्टी के लिए एक रिट इशू की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा, तो वो कौन सी की जाती है। हालांकि भाई टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5 रिट हैं। कौन कौन सी हैं ये आने वाली वीडियोस के अंदर डेफिनेटली डिस्कस करूंगा और एग्जांपल के साथ करूंगा, ताकि आपको रिट का वाला सिलसिला जो है वो क्लियर रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका आंसर क्या होगा भाई, हैबियस कॉर्पस होगा। यानी कि अगर किसी को कोई अनलॉफुली डिटेंशन कर लेता है या फिर किसी को पुलिस पकड़ लेती है लेकिन विदाउट किसी ऑफेंस के, किसी ने कोई क्राइम नहीं किया है लेकिन स्टिल उसको पुलिस पकड़ के डिटेन कर लेती है, तो उस समय पर भी हैबियस कॉर्पस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हालांकि आपने वो मूवी भी देखी होगी भाई दृश्यम, दृश्यम के अंदर अजय देवगन भी ये बात डिस्कस करता है हैबियस कॉर्पस के बारे में। कई बार मूवी से भी हमें काफ़ी अच्छी नॉलेज देखने को मिलती है अगर हम उसको नॉलेजेबल चीज़ की तरह देखें। इंटरटेनमेंट तो होता ही है लेकिन साथ में नॉलेज भी अच्छी मिलती है। तो लिटरली मीन्स क्या है इसका भाई, टू ब्रिंग द बॉडी बिफोर कोर्ट, यानी कि उस बॉडी को, यानी कि जो आदमी डिटेन किया गया है उसको कोर्ट के आगे उनको जो है प्रोड्यूस करना ही होगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सिक्योर करता है राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी को। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज एडोप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हमने पता है कि हमने यूएसए से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये 7 चीज़ें जो हैं हमारे संविधान में ली हुई हैं। इनके अंदर एक आता है फंडामेंटल राइट्स। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स इज। यानी कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन है वो क्या है, जो कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को राइट देता है कि उसको जो है एजुकेशन मिलेगी। तो ये है भाई फंडामेंटल राइट, क्योंकि जो 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 के अंदर, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 21A में जो है ये चीज़ जोड़ दी गई थी कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम द एज 6 to 14। यानी कि फंडामेंटल राइट बना कि स्टेट जो है फ्री के अंदर कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा 6 से 14 साल के बच्चे को। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। यानी कि जो इसके अंदर हिंदू वर्ड लिखा गया है उसके अंदर एक कौन सा धर्म इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। क्या बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है, सिख है। तो इसका आंसर है भाई पारसी। जब भी हम हिंदू टर्म के बारे में बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसके अंदर जैन, बुद्धिस्ट और सिख को भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर पारसी के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। और साथ में जैसे मैंने बताया था कि 25 जो है साथ में ये भी अलो करता है सिख को कि वो कृपाण यूज़ कर सकते हैं अपने साथ में। उसके बाद विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अक्यूज्ड रिगार्डिंग कन्विक्शन फ्रॉम डबल बार एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए किसी ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया तो उसको उस चीज़ के बारे में सज़ा मिली, तो आर्टिकल कौन सा है जो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है कि उसको दोबारा सज़ा ना मिले और सेल्फ इंक्रिमिनेशन ना हो। सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है ये भी डिस्कस करूँगा। तो पहले तो हम जानते हैं इसका आंसर। तो आंसर है भाई ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 20। इसके अंदर देखने की चीज़ें ये हैं कि इसके अंदर हमारा प्रोटेक्शन मिलता है कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। 3 चीज़ें इसमें देखने वाली हैं। पहला है नो एक्सपोक्स फैक्टो लॉ। हालांकि प्रोनाउंसिएशन भाई थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इसका मतलब मैं आपको डेफिनेटली सही समझाने वाला हूँ। इसका मतलब है कि जो क्राइम आपने मान लीजिए 2020 के अंदर किया है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर क्राइम किया है, तो आपको सजा भी जो 2020 के अंदर एग्जिस्टिंग कानून है उसी के हिसाब से मिलेगी। मान लीजिए आपने 2020 में कानून, मान लीजिए आपने मर्डर किया, एक छोटे से एग्जांपल मान लीजिए, और आपकी सजा आज के हिसाब से 10 साल है। तो मान लीजिए 2022 के अंदर क्या हो जाता है, अब मर्डर करने की सजा 20 साल कर दी जाती है और आपका रिजल्ट भी जो है 2022 के अंदर ही आया है। मान लीजिए आपका 2 साल ट्रायल चला है और आपका 2020 के अंदर आपको 2022 के अंदर आपको अनाउंसमेंट होने वाली है कि जजमेंट जो है अनाउंस होने वाली है। तो उस टाइम पे आपको 2020 के हिसाब से, क्योंकि आपका क्राइम तो 2020 का ही किया हुआ है, 22 का किया हुआ नहीं है। 2020 में कितनी ज़्यादा 10 साल थी, तो बेशक आपका रिजल्ट 2022 के अंदर पता लगेगा जजमेंट, सज़ा आपको 10 साल की ही होगी। उस टाइम आपको 20 साल की सज़ा नहीं होगी। और ये चीज़ हो सकती है तो आपको जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल, तभी ये आपका आर्टिकल जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन दिया गया है।
उसके बाद है नो डबल जोपार्टी। नो डबल जोपार्टी का मतलब है भाई आपको एक ही क्राइम के लिए 2 बार सेम सज़ा नहीं मिल सकती है। यानी कि आपने क्राइम किया है एक बार, ये नहीं कि मान लीजिए ये ए है, इसने कोई क्राइम किया है और कोर्ट ने इसको सज़ा दे दी है। अब ये नहीं है कि बी आके अलग से बोलेगा कि इसने ये काम किया इसको सज़ा दी जाए, सी अलग से आके बोलेगा भाई इसने कुछ काम किया ऐसा कुछ सज़ा दो, डी अलग से आके बोलेगा, ऐसा नहीं है। एक बार क्राइम के लिए उसको सज़ा एक ही बार मिलेगी, 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। थर्ड आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब है कि मान लीजिए किसी इंसान ने कोई क्राइम किया है, तो उस इंसान को, ये तो उसने क्राइम किया भाई, सेम ऑफेंस के लिए जो उसने क्राइम किया है ऑफेंस के लिए, उसको खुद के खिलाफ ही गवाही देने के लिए, खुद के खिलाफ ही एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कंपेल नहीं कर सकते हैं। ये जो है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि खुद के खिलाफ ही हम लोग ऐसी चीज़ें बताएं कि वो खुद ही एक्सपोज हो जाए, तो ऐसा कंपेल नहीं कर सकते हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही कोर्ट उसको जो है गिल्टी प्रूफ करेगी, उसको खुद को ही कंपेल नहीं किया जाएगा उसके अगेंस्ट ही एविडेंस यूज़ करने के लिए। तो आंसर क्या है भाई इसका ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको तीनों क्लियर होंगे। अगर इनकेस अभी भी क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं यही डिस्कस करूँगा। तो ये था आज का हमारा सेशन भी। सेशन कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे और शेयर भी कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए भाई जल्दी मिलेंगे नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड कीप स्टडिंग।